अमेरिका को यह लगने लग जाए कि भारत का काम हमारे बिना नहीं चलेगा, तो अमेरिका के पास यह मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि आप नहीं है तो बाकी भी हैं, और आप अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप हमें दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। पीके श्रीवास्तव सर फ्रैंकफर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि पीके श्रीवास्तव सर को आप अक्सर देखते होंगे कि न भारत के स्टूडियो में वो आपको दिखाई देते होंगे, लेकिन इस वक्त फ्रैंकफर्ट में वो मौजूद हैं और आज इस मीटिंग को लेकर वो हमारे साथ जुड़े भी हैं। श्रीवास्तव सर, ये बताइए कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका के सामने, पश्चिमी देशों के सामने, उनके संगठनों के सामने कितना मजबूत है, और क्या ट्रंप को एक बड़ा धक्का, सेटबैक इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा? विद्यानाथ, पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं फ्रैंकफर्ट में नहीं, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूं, इसीलिए आपने वो बे ब्रिज की तस्वीर भी पीछे लगाई है जी, तो थोड़ा सा वो करेक्शन। तो यूएस में हूं मैं, और जो आप बता रहे हैं यहाँ के चैनल्स को भी मैं देख रहा हूं। ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट की बात हो रही है, तो आप एक बात जरूर है कि ट्रंप की इस नीति से जो बाकी देश हैं जो अफेक्टेड हैं, वो तो अपनी तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ के लोग रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स कोई भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रणनीति है क्या, ये कौन सी रणनीति है जिसके तहत इस तरह की चीज की जा रही है। जिस तरह से ट्रैफिक जो टैरिफ लगा करके ट्रेड ट्रैफिक को का फ्लो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? श्रीवास्तव सर, मैं एक सेकंड के लिए आपको सिर्फ रोक रहा हूं क्योंकि अपडेट कर देता हूं कि देखिए, रशियन मीडिया ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो तस्वीर सामने आई, तीनों एक साथ खड़े होकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको वीडियो ऑफ द डे बताया जा रहा है। रूस में मोदी के वीडियो को मंत्रालय की तरफ से, रूस की मंत्रालय, ना सिर्फ मीडिया की तरफ से, रूस की मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि ये वीडियो ऑफ द डे है और ये वो तस्वीर है। देखिए एक बार फिर से इस तस्वीर को जरा दिखाइए, और वीडियो ऑफ द डे कहकर विदेश मंत्रालय रूस का इसको ट्वीट कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए, उंगली से कुछ बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको वीडियो ऑफ द डे ट्वीट किया जा रहा है। अब बोलिए श्रीवास्तव सर। विजयनाथ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस चीज को अब एक तरीके से जो खेमे बनते हैं, तो ये भी एक खेमा बन रहा है कि ये आपकी रणनीति बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा, वो नहीं करेंगे तो मैं ये टैरिफ लगाऊंगा। ये अपने आप में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ट्रंप कई बार खुद भी कह चुके हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता मैं क्या करूंगा। और जहां तक बात रही, जो एक बात मैं और कहना चाहूंगा जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं, अगर आप देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो हम जिस जीडीपी की बात करते हैं वो हम डॉलर टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में जीडीपी की बात करें, तो ये जो ग्रुप है, जो स्को का ग्रुप है, जो प्राइमरी मेंबर्स हैं, वो नियरली 60% रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल जीडीपी का। तो वो जो है अपने आप में 197 ट्रिलियन मानी जाती है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, और डॉलर टर्म्स में अगर प्योर आप लेते हैं तो 110 ट्रिलियन डॉलर्स मानी जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है। यहाँ के जो विद्वान हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पर जा रहा है, इसको सही करना चाहिए। और आपने देखा होगा यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमेरिकन का उनको साथ है, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ये समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय इसके एक ही लॉजिक हो सकता है कि मेरी अपनी पर्सनल ये सोच है कि मैं नोबेल पीस प्राइज की तरफ आगे बढ़ूं, और उसमें जो जो मुझे समर्थन करता है उसको तो मैं टैरिफ कम करूंगा, जो समर्थन नहीं करता उस पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात आती है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज कर रहा है, जो वीडियो ऑफ द डे आपने बताया, ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आप कहेंगे तो ट्रंप ने एक जरूर एहसान किया है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से, दो डिकेड से ये प्रयास चल रहा था कि ईस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर इतना इम्पैक्टेड नहीं हो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर से, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश होना चाहिए। हम अपनी अपनी लोकल करेंसी में
ट्रेड कर सकें, ये आना चाहिए, जो एससीओ की एक तरह से भूमिका है। अब ये सारी चीजें अगर उभर के सामने आती हैं और रीजनल एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है वो अगर अच्छे से एक्टिवेट होता है, और ये दोनों चीजें आकर के बहुत महत्वपूर्ण होंगी वर्ल्ड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करने में। जो आपने बात कही कि वर्ल्ड ऑर्डर एक में एक शिफ्ट आ रहा है, और शायद ट्रंप ने उस शिफ्ट को अपने टैरिफ की वजह से गति भी दे दी है, और एक तरीके से उनको एक आप कहते हैं ना, एक उनको ऑब्जेक्टिव दे दिया है, एक उनको लक्ष्य दे दिया है। एक बात ये है तो सर, होना चाहिए कि इस वक्त भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के लिहाज से अगर देखें तो ये एससीओ समिट भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आतंकवाद, ट्रेड, और खासतौर से देखिए कि अमेरिका क्या कर रहा था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली है भारत की, उसके बाद उन्होंने क्या किया। चीन के साथ जो अमेरिका का व्यापार चल रहा था, चीन जो एक प्रोडक्शन हब के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित था, वहां से बहुत सारी चीजों को उठाकर वो इंडिया में ले आए। लेकिन अब जब एएस बहल सर, जब चीन, भारत और रूस एक साथ हैं, और वो अमेरिका जो बिजनेस कर रहा था, जिनकी कंपनियां बिजनेस कर रही थी इंडिया में और रूस में, बहुत सारा बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो गया था। तो उस लिहाज से आप इस पूरी मीटिंग को कैसे देखते हैं? क्या इस पर भी कुछ सहमति बनेगी कि भाई 50-50 कर लेते हैं या 60-40 कर लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं यहाँ नेदरलैंड्स में जब लोगों से बात करता हूँ, डच लोगों से और दूसरी नेशनलिटी के लोगों से, तो ट्रंप के खिलाफ एक बहुत बड़ी हवा है यूरोप के अंदर इस समय, और ज्यादातर लोग ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे और उसकी पॉलिसीज को भी पसंद नहीं कर रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ रात है, अभी सुबह 6 नहीं बजे अभी, तो यहाँ सूरज भी नहीं उगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या आती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सारे कंट्रीज जो देखते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इस समय इंटरेस्ट क्या है सभी देशों के? अब रशिया चाहता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें फेयर और इक्विटेबल हो और उनकी अपनी पोजीशन हो। भारत क्या चाहता है? भारत तो ये चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, काउंटर टेररिज्म के ऊपर महत्व हो, और साथ में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जा सके। चीन क्या चाहता है? चीन और रशिया दोनों चाहते हैं कि एक एंटी जो वेस्टर्न अलायंस है वो बने, ताकि जो ये इनका डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो, और साथ में एक अल्टरनेटिव करेंसी हो, ताकि जो प्रतिबंध लगाते हैं पश्चिम देश और अमेरिका लगाता है उसका ज्यादा फर्क ना पड़ सके। भारत ये भी चाहता है कि हमारा ट्रेड बढ़े। चीन के साथ हमारा मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर है, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, या पाकिस्तान को मदद करने के लिए है, या फिर जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा 99 से ऊपर बिलियन डॉलर्स का। तो भारत को इस समय फोकस हमारा दो तरफ ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की तरफ है, रशिया यूक्रेन का युद्ध रुके ताकि वो जो एडिशनल टेररिस्ट लगे वो ना हो। एक बैलेंस बनाना है क्वाड के अंदर और एससीओ के साथ, और साथ में ये करना है कि हम अपना ट्रेड को कैसे डाइवर्सिफाई कर सके, ताकि कल कोई भी हमारे पे प्रतिबंध ना लगा सके, और हम कैसे रेयर अर्थ मटेरियल को भी ला सके दूसरे देशों से, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके, ताकि कल हम चीन भी हमारे ऊपर ब्लैकमेल ना कर सके। ठीक है सर, ओके, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में तस्वीर वायरल हो गई है, और आने के कुछ ही मिनटों के बाद वायरल हो गई है। और इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों एक साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए ऑफिशियली इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम आती हैं। जब मीटिंग होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो उस दौरान जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो इस तरह की तस्वीर नजर आती है, या फिर आप देखेंगे कि मीटिंग से पहले की तस्वीरें ऐसी होती हैं जो कॉरिडोर से बाहर की तस्वीरें आपको कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यह तस्वीर इसलिए बहुत खास हो जाती है कि 3 महाशक्तियां इस वक्त एक मंच पर, भारत, रूस और चीन, और पश्चिम के दबदबे को ये 3 देश मिलकर कैसे चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं दुनिया के साथ, और खासतौर से जिन देशों पर उन्होंने टैरिफ लाद दिया है, किसी पर 30%, किसी पर 50% और किसी पर 25% एक्स्ट्रा, ऐसे देश के नेता चाहते हैं, और खुद जो पश्चिमी देश हैं, जैसा कि एएस बहल जी बता रहे हैं
कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो कितने नाराज हैं और ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप का जो मनमाना रवैया है दुनिया के साथ, उन देशों के साथ जिसे अभी तक अमेरिका सोचता आ रहा है कि उनके कहने पर वो देश चलेंगे, उनके कहने पर उठेंगे, उनके कहने पर बैठेंगे, वो सब बदलने वाला है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये रशियन मीडिया में और खासतौर से रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्वीट किया गया है और इसे वीडियो ऑफ द डे कहा जा रहा है, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री दोनों ही नेताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, बताते हुए कुछ नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। यह रशियन मीडिया में कहा जा रहा है कि यह पावर सेंटर है। अभी तक पश्चिम हुआ करता था पावर सेंटर, अमेरिका पावर सेंटर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अमेरिका ने जैसे चैलेंज किया तो कूटनीतिक स्तर पर देखिए चीजें कैसी बदल गई और सब कुछ देखते ही देखते कैसे ट्रंप के खिलाफ नजर आने लग गया है। पश्चिमी देश भी ट्रंप को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। स्वाति मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, ये तो वीडियो वायरल हो गया है और रूस की मीडिया के साथ साथ वहां के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए।
हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया गया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं।
मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक मत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एससीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सामने एससीओ में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा जो पहलगाम में अटैक किया गया उसका मुद्दा भी सामने उठाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ का जो पूरा मतलब है वो है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है और आतंकवाद का मुद्दा सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के सामने यानी कि पाकिस्तान के सामने एससीओ में उठाया। उन्होंने धन्यवाद कहा उन लोगों के उन देशों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ सहयोग दिखाया, जो भारत के साथ खड़े रहे। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था रुकने से पहले, उसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया और इस दौरान जो देश आतंक के खिलाफ भारत के साथ सपोर्ट कर रहे थे, खड़े थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रिया कहा इस मंच से। उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत पिछले
निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती के साथ और खुल्लम खुल्ला इस मंच से आतंकवाद का विरोध किया है। और अब सोचिए, प्रधानमंत्री उस मंच से बोल रहे हैं, उस संगठन के मंच से बोल रहे हैं जिसकी स्थापना चीन ने की, और चीन में बैठकर बोल रहे हैं जिसके हथियार और फाइटर जेट्स के जरिए भारत से मुकाबला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं जो अलग थलग नजर आए, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औकात दिखा दी है कि देखो, तुम्हारे सामने बैठकर, उस मंच पर बैठकर, जहां से, जिस देश से तुम सपोर्ट लेते हो, उस देश में बैठकर आतंक के खिलाफ मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं, कैसे आईना दिखा सकता हूं। और क्योंकि सिक्योरिटी का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जाहिर सी बात है कि भारत की प्राथमिकताओं में आतंकवाद से सुरक्षा या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ये प्राथमिकता है भारत की। और इसीलिए शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और आतंकवाद को लेकर की पहलगाम का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे आज दुनिया भर के लिए आतंकवाद चुनौती है और इससे निपटना जरूरी है। डॉक्टर मीना सिंह जी हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मैम, इस मंच से आतंकवाद को लेकर इतना बड़ा मैसेज, इसलिए भी मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि चीन जिसके हथियार और फाइटर जेट्स के जरिए पाकिस्तान भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसी मंच पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, और हमने जब ऑपरेशन चलाया तो जिन देशों ने हमारा सहयोग किया उनका शुक्रिया। बिल्कुल, हमें देखिए, ये समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना ऑरा है, अपना तरीका है चीजों को कम्युनिकेट करने का। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाइना पाकिस्तान एक्सेस के बारे में यहाँ पे ज्यादा बोलना मैं नहीं चाहती हूँ, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी सिग्नल देते हैं, वो बताते हैं कि हमारा अपना क्या अस्तित्व है और हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है एससीओ में। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये सिग्नल, बहुत क्लियर मैसेज, ना सिर्फ सारे एससीओ मेंबर्स बट इंडिया की जो अपनी पोजीशन है उसको बहुत ही सही तरीके से सॉफ्टली कम्युनिकेट करा है कि देखिए, हम इस मुद्दे पे डबल स्टैंडर्ड किसी के भी नहीं मानेंगे। दूसरी चीज ये आपको देखनी पड़ेगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उनका एक अपना अस्तित्व रहा है। तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री में, यहाँ की ट्रम्प, इस वक्त तो अमेरिका जो है वो ड्रिवन है, सिर्फ ट्रम्प क्या चाहते हैं, उनको भी उन्होंने मैसेज बहुत क्लियर और लाउड दिया है कि देखिए, हम एससीओ हमारे प्लस प्लेटफॉर्म है, ब्रिक्स
हमारे पास प्लेटफॉर्म है और बहुत से रीजनल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम जो हैं टेररिज्म के मुद्दे पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइना ने पाकिस्तान के साथ हेल्प करी है, करेगा। और अगर आप डिफेंस मिनिस्टर्स का वो देखें तो हमारे रक्षा मंत्री ने मना कर दिया था उस जो उसका वहां पे जो डॉक्यूमेंट था उसको साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि पहलगांव का जिक्र नहीं था। तो ये चीज जो है प्राइम मिनिस्टर जब ये समिट में आए हैं तो और ये ऐसी सिचुएशन में आए हैं जबकि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है, मैं बोलूंगी कोई ऑर्डर ही नहीं समझ में आ रहा है। और नया ऑर्डर जो अनफोल्ड हो रहा है वो किस शेप में होगा, क्या उसके वेरियस जो ट्रेंड्स जो हमें दिख रहे हैं, पर अभी सही मायने में समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह अपना रूप दिखाएगा। मेरे आईना दिखेगा और तस्वीरें खुलेंगी, लेकिन उससे पहले न भारत की नजर मोदी पुतिन की मुलाकात पर है। बड़ी खबर यह है कि पुतिन की मुलाकात पर व्हाइट हाउस की भी नजर है। और व्हाइट हाउस की नजर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जिम्मेदार ठहरा चुका है। मुलाकात मोदी और पुतिन की अब कुछ ही देर के बाद होगी, लेकिन उससे पहले अमेरिका की नजर इस मुलाकात पर है। इस मुलाकात में क्या होता है? ज़ेलेंस्की इस मीटिंग से पहले, एससीओ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं और उनको इस बात का अंदाजा है ज़ेलेंस्की को कि इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमेरिका तो इस युद्ध को बढ़ाने के लिए अपने संसाधन यूक्रेन को भेज रहा है और युद्ध रुके इसके लिए उसने कोई पहल नहीं की है। पुतिन से जब ट्रंप की मुलाकात हुई तो भी वो इस मुद्दे को ढंग से नहीं रख पाए कि युद्ध को रोकिए। धमकी भरे लहजे में ट्रंप जब बात करते हैं तो पुतिन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन 45 मिनट आज जब बात होगी पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसमें क्या होगा? और इस मुलाकात पर अमेरिका की नजर है, यूक्रेन की नजर है, पश्चिमी देशों की नजर है, क्योंकि पश्चिमी देशों को भी लग रहा है कि रूस और यूक्रेन का समाधान, शांति अगर कोई बहाल कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। स्वाति हमारी सहयोगी एक बार फिर से मुझे विंडो में नजर आ रही हैं और उनके पीछे हलचल भी नजर आ रही है। 3000 के करीब पत्रकार इस वक्त स्वाति वहां मौजूद हैं, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, जो कवर करने के लिए आए हैं इस समिट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पश्चिमी देश इंतजार कर रहे हैं कि पुतिन और मोदी जी की मुलाकात हो, उससे क्या निकल कर आएगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पुतिन की जहां तक बात है तो उन्होंने एससीओ में शामिल होने से पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था कि टैरिफ का मुद्दा जरूर वो उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे भारत के साथ ये अन्याय है जिस तरह का टैरिफ आप भारत पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी एससीओ में आने से पहले लगातार भारत इस बात का विरोध करता रहा है कि ये बात ठीक नहीं है कि आप अकेले भारत को सिंगल आउट कर रहे हैं, जबकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है अगर आप रशिया से तेल खरीदने की बात कर रहे हैं। तो पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। इस पर यूएस की नजर है, इस पर जो यूरोप है उसकी नजर भी है, और जाहिर तौर पर ज़ेलेंस्की भी देख रहे हैं कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री से बात की थी शांति वार्ता के लिए, सीज फायर की अपील वो कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री उसको पुतिन के सामने उठाते हैं या नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस तरह की दोस्ती, जिस तरह के रिश्ते हैं, की तस्वीरें हमने देखी, गर्मजोशी है बहुत, और एक ऐसी दोस्ती या ऐसा रिश्ता है जिसमें प्रधानमंत्री खुलकर अपनी बात रख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के सामने। इसीलिए पिछले साल भी जब किसी ने शायद प्रधानमंत्री पर कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं की थी जैसा अमेरिका आज कर रहा है, तभी प्रधानमंत्री ने शांति वार्ता की, तभी प्रधानमंत्री ने और भारत ने स्टैंड लिया कि दोनों देशों के बीच जंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी बात का हल नहीं है। अगर आपको बातचीत करनी है, किसी मसले को सुलझाना है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जंग में अगर आप फंस करके रह जाएंगे तो किसी देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए आज ज़ेलेंस्की भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस बात को रखें, लेकिन इन सब चीजों से पहले करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो जो सबसे बड़ा कॉमन दो बातें होंगी, दो चुनौतियां होंगी। एक, रूस का पक्ष
यूक्रेन को लेकर कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश जो ये चाह रहे थे, खासतौर से अमेरिका जो ये चाह रहा था कि अगर वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य बना देते हैं तो वो रूस के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से प्रधानमंत्री समझौता कराने में, मध्यस्थता करने में सफल हो सकते हैं? इसीलिए आज नजर पश्चिमी देशों की भी है और रूस के साथ साथ बाकी जो देश हैं जो चाह रहे हैं कि शांति हो, उनकी भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप मिले पुतिन से, उसके बाद क्या हुआ? ज़ेलेंस्की गए सारे यूरोपियन लीडर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है, उनको लग रहा है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगले दिन से यूक्रेन कहना शुरू कर देता है कि हम पर अटैक्स अभी चल रहे हैं, आप रशिया से कहिए कि अटैक्स को रोके, सीज फायर करें। तो ये बात तो स्पष्ट है ना कि आप किसी को ट्रेड की धमकी दे करके या ट्रेड का गाजर उनके सामने लटका करके उनको अपनी बात मानने पर फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री को भारत को इन्वॉल्व होना ही है उतनी सीरियसनेस से, एक मीडिएटर के तौर पर, एक मध्यस्थ के तौर पर, तो उसके लिए कई बैठकें लगेंगी। प्रधानमंत्री आज मुझे लगता है कि केवल शायद यूक्रेन का मुद्दा इस लिहाज से उठा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को सोचना होगा कि दोनों देशों के जो लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं और मासूम जानें जा रही हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ जो जंग है वो है। इसलिए दोनों देशों को इस मुद्दे पर फैसला लेना चाहिए कि हमें बातचीत करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज लिमिटेड रोल रहेगा। अगर पहली बात यूक्रेन का मुद्दा उठता है तो मध्यस्थता की जहां बात है उसके लिए और बैठकों का और इसके अलावा क्या एजेंडा होगा इस मीटिंग का, स्वाति? जी, अभी सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने प्लेनरी सेशन में जो एड्रेस दिया, जो उनका अभिभाषण था, उसमें प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही आतंकवाद के मुद्दे से की और प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया है आज यहाँ के प्लेनरी सेशन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में कि आतंकवाद जो है वो केवल शांति के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में। उन्होंने कहा कि पहलगाम का जो हमला हुआ था उसके बाद वो ये सवाल पूछ रहे हैं एससीओ के सभी देशों से कि क्या हमें ये स्वीकार्य है कि कोई देश इस तरह से आतंकवाद का सपोर्ट करता है, आतंकवाद का समर्थन करता है। और मुझे लगता है केवल पाकिस्तान नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं चीन पर भी सवाल उठाया है। और देखिए, एक तो होता है डायरेक्ट सपोर्ट जो कि पाकिस्तान करता है, एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट करना आतंकवाद का जो कि चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करके करता है। तो चाहे किसी भी फॉर्म में आप सपोर्ट कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो आतंकवाद का, क्या ये एससीओ को स्वीकार्य है? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने पहल की है अलकायदा और उसके साथ जुड़े हुए जितने आतंकी संगठन हैं उनसे लड़ाई की पहल भारत ने की है जॉइंट इंफॉर्मेशन के जरिए। हम पहल कर चुके हैं। क्या एससीओ मेंबर्स हमारा साथ देंगे? क्या हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे? तो प्रधानमंत्री ने सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिग्नल पाकिस्तान को दिया है, दूसरा सिग्नल चीन को दिया है और तीसरा सिग्नल उन सभी देशों को जो इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में, उनको बताया है कि मैं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 4 कदम आगे निकल चुका हूं। आप लोग क्या कदम ताल करने को तैयार हैं? पीके श्रीवास्तव सर, पीएम मोदी ने चीन को एक संदेश दिया है। आपको लग रहा है कि इस बैठक का एक फ्रूटफुल कोई नतीजा निकलेगा? प्रधानमंत्री ने जो सिग्नल दिया है वो चीन को भी समझ में आ गया होगा कि भाई आज की तारीख में अगर सबको साथ रहना है तो जो मुद्दे हैं, सार्वजनिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सॉल्व तो करना ही होगा। विद्यानाथ, मैं आपके एक शब्द से शुरुआत करूंगा जो आपने बोला, खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला ऐसा शब्द है क्योंकि आप किसी मंच पर जाते हैं जहां आप जानते हैं कि आपके विरोधी भी वहां पर हैं, पाकिस्तान भी वहां पर है जिसने आपके साथ पहलगाम वाली आतंकवादी घटना की, ऐसे लोग भी हैं, तुर्की है जिसने सपोर्ट किया, अजरबैजान है जिन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया, चाइना भी है जहां पर ये हो रहा है जिन्होंने आयरन फ्रेंड करके सपोर्ट किया। लेकिन जो हमारे यहाँ कभी कभी ये बात उठती है हमारे देश में कि क्यों हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन ऐसे में आना और अपनी बात को सक्षम तरीके से कहना जो सबके समझ में आए, हम गए हैं, मिलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मिलने के बाद अपनी बात में क्या हम फर्क लाते हैं वो नहीं है। खुल्लम खुल्ला हमने कहा कि आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी चीज मुझे जो बहुत अच्छी लगी, जो एससीओ का उन्होंने जो एक नया रूप दिया, सिक्योरिटी,
कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये अपने आप में एक्चुअली एससीओ का एजेंडा है। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है रैट्स का, और रैट्स का जो चेयरमैन है वो रशिया है। तो ये बात उनको भी बताई कि हमको एंटी टेररिज्म के खिलाफ बड़े सशक्त और अच्छे कदम लेने पड़ेंगे। एक जो हमारा ज्वाइंट इंटेलिजेंस फोरम उसमें है, उसमें आपको इंटेलिजेंस शेयर करने में तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि इंटेलिजेंस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं आपको एक बात जरूर मुझे गर्व होता है कि प्रधानमंत्री गए, उन्होंने अपने बात को खुल्लम खुल्ला कहा, और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर वो कॉरिडोर इफेक्टिव हो जाता है तो आपके फ्रेट जो चार्जेस हैं वो 30 to 40% कम हो जाएंगे और आपकी डायमेंशंस बढ़ेंगे। इस तरह जो ट्रेड वॉर चल रही है अभी वर्ल्ड में, जिस तरीके का यूनिलैटरल ट्रेड और टैरिफ लगाया जा रहा है, उसमें ये बहुत सार्थक होगा। तो इस तरफ भी उन्होंने एक तरीके से कहा कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी अगर आप टेररिज्म को खत्म करेंगे और अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और किसी एक ब्लॉक से डिक्टेटेड नहीं होंगे। कोई एक ब्लॉक ऐसा महसूस नहीं करे कि हम जिसको चाहे वो कह सकते हैं और वो करना ही पड़ेगा। एक बात ये होती है श्रीवास्तव सर, एक बात ये होती है, कहा जाता है कि भाई अब जरूरतों के हिसाब से थोड़े से नरम और थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई हम चाहे मंच कोई भी हो, देश कोई भी हो, हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, अपने हित को सबसे आगे रखेंगे और अपने लिए बात करेंगे। हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम मजबूर होकर चलेंगे आपके साथ, हम मजबूत होकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे हाथ पकड़ना चाहते हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं वैश्विक मंच पर, तो हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। देखिए, ये ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मंच से आतंकवाद का, पहलगाम का जिक्र कर रहे हैं, जब दुनिया को यह लग रहा था कि आज भारत को चीन की जरूरत है, और भारत जब चीन में होगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन में होंगे, तो वहां से शायद इस तरह की कोई बात सामने आए, वहां से सिर्फ अच्छी अच्छी दोस्ती की बातें ही सामने आएंगी। और मीना मैम, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत क्लियर है, अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, एक चीज बहुत क्लियर है कि हमारी प्राथमिकता, हमारी जरूरत, और हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, हम उन सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे, उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, वो मुद्दे हमारे लिए होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चीन के लिए इंपॉर्टेंट, रूस के लिए इंपॉर्टेंट, या अमेरिका के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सेकेंडरी होगा। देखिए, अगर हम डिसाइफर करते हैं जो उन्होंने अभी कहा, और उन्होंने एससीओ को, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर आपको याद हो, हम लोग जब 10-15 साल पहले इसकी बात करते थे, तो हम लोग इसके नाम के ऊपर भी काफी कुछ चर्चा होती थी, अलग नैरेटिव होता था। तो सबसे बड़ा नया नैरेटिव उन्होंने दे दिया एससीओ को। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हम डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं, और हम इस वक्त जो भी नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं इस नए ग्लोबल ऑर्डर में, हम उसको सिग्नल दे रहे हैं, जिसमें आपने अभी कहा सॉफ्टनेस का, जिसमें उन्होंने बोला कि हम ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं। अभी हमने 3 बहुत शक्तिशाली कंट्रीज की बात करी, रशिया, चाइना, इंडिया की बात करी, तो उन्होंने कहा सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की बात करी। तो देखिए, उन्होंने सिर्फ 3 लेटर्स को किस तरह से जोड़ के इंडिया वे के बारे में बात करी कि हमारे लिए क्या, हमारा अपना गर्व है, हमारी अपना सम्मान है, हमारी अपनी डिग्निटी है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट। मैं तो ये कह रहा हूं मीना जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की एक नई परिभाषा लिख दी है कि भाई जी, इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही दरअसल ये है कि हम सिक्योरिटी पर बात करें, हम कनेक्टिविटी पर बात करें, और हम बात करें अपॉर्चुनिटी पर, क्योंकि एक दूसरे के लिए तमाम जो इस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो सदस्य देश हो या बाकी देश हो, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी खबर, 9 बार आतंकवाद का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। टेरर फाइनेंसिंग पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। हमने अलकायदा के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है, लड़ी है, और 9 बार सोचिए
उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद 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 कर रहे हैं, जहां चीन बैठा हुआ है जो अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को मदद करता है, और जहां पाकिस्तान बैठा हुआ है जो सीधे भारत पर आतंकवाद थोपता है, आतंकवादी हमले करवाता है। और उस मंच पर जहां पर एशिया के, साउथ एशिया के बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं। अब सोचिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों ऐसे कहते हैं ना कि कई बार गली में घूमता हुआ अकेला एक लड़के की तरह वो नजर आए जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो गली मोहल्ले में होता है, निकलता है घर से बाहर, कोई पूछता ही नहीं है, वैसे नजर आए आज। और क्यों? देखिए एक तरफ आप देखिए इजराइल जैसे देश है जिसको हर मंच पर पूछा जाता है, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवाद बढ़ाता है और आतंकवाद ही करता है, धीरे 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 अब एक ऐसा देश बनकर रह गया है जिसको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है। हर जगह पाकिस्तान कटोरा लेकर पहुंचता है। अब भाई एक बार अगर आप कटोरा लेकर पहुंचते हैं तो आपको भीख दे दिया जाए, लेकिन रोज अगर आप दरवाजे पर पहुंचे और खड़े मिलेंगे तो जो भीख दे रहा है वो भी सोचेगा कि भाई कितनी बार आओगे और कितनी बार देंगे, मांगना ही काम है। तो ऐसे लोगों की पूछ बंद हो जाती है, कम हो जाती है। आज पाकिस्तान की हालत वही है। लेकिन मैं ये कह रहा था मीना मैम कि पाकिस्तान की हालत तो जग जाहिर है, हिंदुस्तान की हनक जग जाहिर हो गई है। और अब एससीओ का मतलब, एससीओ की परिभाषा प्रधानमंत्री ने दे दी है कि अगर एससीओ है, इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य एक मंच पर एक साथ रहना बैठना चाहते हैं, इसको और मजबूत करना चाहते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। इस पर सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने, अगर आपको याद हो तो जो हमारे 5 वर्टिकल्स की भी उन्होंने बात करी थी, उसको भी वो लेके आए हैं और जोड़ा है अपॉर्चुनिटी से। जैसे स्टार्टअप है, इनोवेशन है, यूथ एम्पावरमेंट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, हमारा जो शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात करी, उसको सिविलाइजेशनल कनेक्ट से बात करी, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, ये 5 वर्टिकल्स की वो पहले बात कर चुके हैं। लेकिन उसको कितनी खूबसूरती से इस अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कितनी खूबसूरती से जोड़ा। तो इंडिया की जो अपनी एक डेवलपमेंटल एक पार्टनरशिप की बात जो कही जाती है, वो कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा, बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपने जैसे अभी ये बोला और मिस्टर श्रीवास्तव ने भी बोला कि जो एक ये टेररिज्म जैसा जो एक कैंसर है, इसको हर आदमी अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है। अगर आप चाइना पाक का नेक्सस देखते हैं, चाइना एक तरफ टेररिज्म की बात करता है, मतलब 3 जो शब्द हैं मेन कहना चाहिए एससीओ की, फाइटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, लेकिन वहां किसी के डबल स्टैंडर्ड को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आगे चल के तो चाइना क्या करेगा, इसमें क्या एक चीज ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल्लम खुल्ला मजबूती के साथ और कहते हैं ना आंख में आंख डालकर जो कहना था वो कह दिया। अब पाकिस्तान एक कट्टर देश है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत है कि वो उइगर मुसलमानों का मुद्दा इस मंच पर उठा सके? क्या शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत है कि वो कह सके कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था? और शहबाज शरीफ की इतनी हिम्मत है कि आज वो चीन से कहे कि जो हथियार और एयरक्राफ्ट तुमने दिए थे वो चाइनीज पटाखों की तरह फुस हो गए, जो चाइना के माल के लिए कहते हैं कि चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, वो शाम तक भी नहीं चले, वो तो निकलते ही बिखर गए। तो क्या आज ये बातें, क्योंकि ये पाकिस्तान के हित की बातें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं भारत ने अपने हित की बात कह ली है। और भारत ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनवा देता हूं, जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है। किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में
भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। अब उम्मीद पाकिस्तानियों को आज ये होगी कि ऐसे ही शहबाज शरीफ भी वहां पर बोल पाएं। उइगर मुसलमानों का मुद्दा क्या वो उठा पाएंगे? वो क्या पाकिस्तानी फ्लॉप जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चाहे वो एयरक्राफ्ट रहे हों, चाहे वो ड्रोन्स रहे हों, चाहे जो भी थे, उसका मुद्दा भी वो उठा पाएंगे कि भाई तूने क्या दे दिया था जो फुस हो गया, बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर पा रहा था। पीके श्रीवास्तव सर हंस रहे क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग यहां पर स्टूडियो में खड़े होकर बात करते थे पीके श्रीवास्तव सर, तो हम लोग इसी पर बात करते थे कि चाइना ने क्या पकड़ा दिया। चाइना ने अपने वो सारे माल पकड़ा दिए थे जो चाइना जानता था कि इसका इस्तेमाल वो तो कम से कम नहीं करने वाला है, ये 2 कौड़ी के भाव ही बिकने वाले हैं और 2 कौड़ी के देश को ही देना है। श्रीवास्तव सर, आज आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का जिगरा इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपनी कुछ बातें कह पाएंगे कि हमको सिक्योरिटी के मुद्दे पर, हमको कनेक्टिविटी के मुद्दे पर, हमको अपॉर्चुनिटी के मुद्दे पर कहीं तो रख लो भाई। विद्यानाथ, आप पाकिस्तान से हमेशा वो सवाल पूछते हैं जो पूछने लायक नहीं है। आप ये सवाल क्यों पूछते हैं? इसका जवाब ही क्या होगा? ये कभी नहीं होने वाला है। जो चीज आपको भीख में, दान में और मुफ्त में मिली है, वो चले या ना चले, उसकी जिम्मेदारी उसकी देने वाले की थोड़ी रहे। और ऊपर से वो उनको यूएनएससी में प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ कहावत है श्रीवास्तव सर कि जो मुफ्त का बैल होता है ना, उसके दांत नहीं गिने जाते हैं। तो शायद आप सही करें। हाँ बिल्कुल। तो दूसरी बात, यूएनएससी में उनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? चाइना से मिलता है। कोई भी टेररिज्म का मुद्दा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है, आपको अगर उसको सैंक्शन करना है या उसको डिक्लेयर करना है, तो वो वहां से सपोर्ट मिलता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में कहाँ से सपोर्ट मिलता है? तो बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान एक वॉसल स्टेट है, जिसको आप कहते हैं ना स्लेविश स्टेट है, जहां तक दोनों सुपर पावर्स कंसर्न है, चाहे वो चाइना हो या वो अमेरिका हो। तो किसी भी मंच से पाकिस्तान ऐसी कोई बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अच्छा श्रीवास्तव सर, आप ही बताइए। आपने कहा कि मैं ऐसे सवाल पूछ लेता हूं जो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं तो शो बनाता हूं, पाकिस्तान की जो जनता है उनको मैं रोज सुनता हूं और देश के लोगों को सुनवाता भी हूं,
उनकी आकांक्षाएं बहुत सारी हैं, उनकी उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। वो तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कोई नेता उनके देश में भी हो। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आज क्या शहबाज बोलेंगे, क्या जवाब देंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल उठाए हैं, जो मुद्दा रखा है उस पर? नहीं, उनके पास एक ही आंसर है। जैसे आपने देखा हाथ बांधे खड़े थे, वो इन सवालों को बिल्कुल एक तरफ कर देंगे और पतली गली से निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं। वो इस पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे। उनको पता है कि इसके ऊपर कुछ भी बोलना जो है वो अपने आप में पंडोरास बॉक्स को खोलना हो जाएगा। तो आप उनसे कोई उम्मीद मत करिए। जैसे वो चुपचाप खड़े थे वैसे ही वो चुपचाप, जो उनके पास एक रिटन स्क्रिप्ट होगी, जो मुल्ला मुनीर और या आप उनको फील्ड मार्शल मुनीर बोलते हैं, उन्होंने लिख के अप्रूव करके दी होगी, फील्ड मार्शल, वो अपना एक पार्ट करेंगे, फील्ड मार्शल, फेल्ड फील्ड मार्शल, ठीक है। तो और कुछ नहीं वो करने वाले हैं जी। जो एक कठपुतली बना हुआ है वो कठपुतली ही रहेगा। और कठपुतली को ये बताया गया है कि आप चाइना के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेयर भी नहीं करेंगे। ये देखिए, ये मैं जो कह रहा था आपसे पहले जब ये बात आपने पूछी थी कि प्रधानमंत्री का वहां जाना, हमारे देश में कुछ लोग हैं जो कहते क्यों गए वहां, जहां अजरबैजान है, जहां पाकिस्तान है, जहां पर चाइना है और जहां पर ये आपके तुर्की है। जाना चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने जिनसे विरोधाभास है उनका सामना कर सकें, लेकिन उस सामने होते हुए आप अपनी बात को अच्छे से रख भी सकें। राजनीति जो है वो डराने धमकाने से नहीं चलती है, और खास तौर से अगर आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हो। जो ट्रम्प की मतलब अगर आप कहेंगे तो मूलभूत बात क्या है, वो लोगों को डरा और धमका के अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती है। जियोपॉलिटिक्स चलती है समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, स्ट्रेटजीज के साथ। और हमारा देखिए प्रधानमंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वो क्वाड के भी मेंबर है, वो ब्रिक्स के भी मेंबर है, वो एससीओ के भी मेंबर हैं। अगर आप इन सबको एक साथ जोड़िए, इसमें कितना विरोधाभास है। जब वो क्वाड के मेंबर हैं तो इट्स अ स्ट्रक्चर व्हिच इज सपोज्ड टू बी अपोजिंग चाइना, और हमारे और चाइना के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट भी है। इन सब के बीच में आप वहां जाकर जी सर, अब देखिए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति के बीच में जो वार्ता होने वाली, द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, उस पर क्योंकि अमेरिका, यूक्रेन, पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं सबकी नजर है, और खासतौर से चीन की जहां पर तो बैठक ही हो रही है उनकी भी नजर होगी, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि आज इससे कुछ निकलेगा, आज समुद्र मंथन जो होगा उससे अमृत निकलेगा, इसकी उम्मीद सब करके बैठे हुए हैं। लेकिन मीना मैम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं तस्वीर भी लगातार दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को, जो अभी अभी टीवी जिन्होंने ऑन किया है, जिन्होंने नव भारत लगाया है, उनको मैं बता देता हूं कि देखिए प्रधानमंत्री संबोधित कर चुके हैं एससीओ समिट को, और उसमें उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा सबसे प्रमुखता से उठाया है। पाकिस्तान और चीन के सामने आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए सबको इनवाइट किया है। दूसरी बड़ी बात जो आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो उन्होंने एक नई परिभाषा एससीओ की दी है। उन्होंने कहा है कि एससीओ यानी कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये तीन मकसद इस ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने अपने देश में चाहे स्टार्टअप की बात कर ले, यानी कि हम जो कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से कि हम प्रोडक्शन हब बनकर पूरी दुनिया के सामने खड़े हों, उसका भी उन्होंने अपने तरीके से अच्छे से सभी देशों के सामने बात उन्होंने रख दी है, और उन्होंने एक तरीके से इनवाइट कर दिया है कि भाई हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो आइए, आपका स्वागत है हिंदुस्तान में, और वहां पर आइए, आप अपने व्यवसाय लगाइए, और हमारा जो मार्केट है, हमारे जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। तस्वीर हम वो भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि असामाजिक तत्व जिनका नाम है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान शहबाज शरीफ जी, वो देखिए कैसे अलग थलग एकदम, कोई पूछ ही नहीं रहा है कहीं जाते हैं कि कहीं बुलाया जाता है तो वहां थोड़ा सा इज्जत मिल जाए तो लोग खुश होते हैं लोग, लेकिन भाई साहब को कोई इज्जत नहीं दे रहा है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। असामाजिक तत्व की तरह वो इधर उधर भटक रहे और भटकते भटकते चले गए, अपना झंडा भी ध्यान नहीं रहा, इतनी बेइज्जती वो महसूस कर रहे थे। मतलब आप सोचिए उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी कि वो यही नहीं देख पाए कि उनको जहां खड़ा होना है उसके बगल में उनका कम से कम पीछे झंडा होना चाहिए। वो किसी भी झंडे के सामने जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये तीनों जो महान शक्तियां हैं, ये तीनों तो एक साथ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं
और ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उनका जो मानसिक संतुलन उस वक्त का होगा, वो उनको यही नहीं बता पा रहा होगा कि भाई तुमको करना क्या है, रहना क्या है, कैसे खड़ा होना है। वो खड़े हो गए कहीं जाकर। उसकी तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये दोनों तस्वीर है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि 3 महाशक्तियां एक साथ खड़े हैं, पीएम मोदी, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, ये देखिए, ये पीछे हाथ बांधकर ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड कोई खड़ा है, ऐसे खड़े हैं शहबाज शरीफ। और कमाल की बात तो यह है कि भाई साहब अपना झंडा भी भूल गए कि उनके देश का झंडा कौन सा है और कहां उनको खड़ा होना है। मुझे लगता है इस पर पाकिस्तान में कम से कम आज बहुत चर्चा होने वाली है और चुटकी लेने वाले हैं लोग। वैसे ही बहुत जो आम लोग हैं वहां के बहुत सारे, वो ना इनको भाई साहब को पसंद करते हैं ना मुल्ला मुनीर को पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है आतंकवाद के जरिए, कट्टरतावाद के जरिए, और जो भिखमंगे वाली इमेज बनाई है इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, उसकी वजह से। तो ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या मायने निकल कर आ रहे हैं। और जैसा कि श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि कई लोगों ने सवाल उठाया और हमारे देश से ही कई लोगों ने सवाल उठाया कि जिस चीन से भारत की तनातनी चल रही थी, उस चीन के सामने जब भारत खड़ा होगा, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खड़े होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या कंफर्टेबल होंगे दोनों नेता? उनको आज ये तस्वीर देखनी चाहिए कि कैसे कूटनीति होती है और कब किसको कितनी वैल्यू किसकी करनी है, किसको कितना तवज्जो देना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान रहे हैं। जब चीन तिगड़म कर रहा था तो अमेरिका के जरिए उन्होंने चीन को जवाब दिया, और अगर आज बदमिजाजी अमेरिका कर रहा है तो यह तस्वीर आज अमेरिका की आंखों में जरूर चुभ रही होगी। मीना मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी, पाकिस्तान जो है ना, वो एक ऐसा कंट्री है जो मतलब फ्यूडल बहुत कहना चाहिए है। अब इनकी कोई औकात ही नहीं है, इनको इनके अपने कंट्री में कोई पूछता नहीं। अब आपने YouTube का जिक्र किया पाकिस्तान के, आप उसमें देखिए कि इनको कितना उल्टा बोला जाता है, तो इनको इतनी तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। असामाजिक तत्व की तरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आप वहां पर? ये शहबाज शरीफ, मैं तो ये कहूंगी इनको मतलब किसी मोहल्ले में एक असामाजिक तत्व जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो जब निकलता है तो दूसरे लोग उसकी तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है तो गया गुजरा है भाई, इसकी तरफ क्या देखना है, इसको क्या पूछना, दुनिया जानती है इसके बारे में। एक बड़ी खबर, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। युद्ध के लिए नेटो जिम्मेदार है, ये पुतिन ने कह दिया है। आज देखिए, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो नेटो, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इन सभी को एक टेबल पर बैठकर आपसी समझ दिखानी पड़ेगी, सहमति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआती इसी बात से होती है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने की कोशिश होती है, और रूस को यह लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाता है तो दरबान उसके बॉर्डर पर खड़े हो जाएंगे। यानी कि आज जो हथियार और साजो सामान यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा या अमेरिका के द्वारा यूक्रेन तक पहुंच रहा है, चोरी छुपे या उन देशों के जरिए जो क्लोज हैं, बहुत करीब हैं यूक्रेन के, पोलैंड और बाकी जो देश हैं, जिस रास्ते से पहुंच रहा है, उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। फिर सीधे यहां पर नेटो की सेना, नेटो के साजो सामान, हथियार मौजूद होते। और रूस कभी नहीं चाहता है, कभी कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर पर, उसके घर के बाहर वो लोग खड़े हो जाए जो कभी आपको परेशान कर सकते हैं। रूस ने इसीलिए इस युद्ध की शुरुआत की थी, और रूस इस मामले में बहुत क्लियर रहा है कि अगर नेटो का सदस्य बनाया जाता है यूक्रेन को, तो वो इस युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए नेटो का जिक्र आज व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, और वो कह रहे हैं कि नेटो इसके लिए जिम्मेदार है। अगर नेटो चाहे तो ये युद्ध कल खत्म हो जाए, अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध कल खत्म हो जाए, लेकिन सबको फायदा दिखाई दे रहा है और दोहन हो रहा है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन भारी कर्जे में दबा हुआ है और आने वाले वक्त में ये जो देश
यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, सूद समेत वापस लेंगे कि हमने हथियार दिया आपको, हमने साजो सामान दिया आपको, हमने आपको रूस से लड़ने के लिए ताकत दी है, तो अब हमको वापस कीजिए सूद समेत। और वो वापसी क्या होगी? जो खनिज है यूक्रेन में, उस खनिज का दोहन ये देश करेंगे जो आज यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं मीना मैम? नहीं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। जो देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, इस समय वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है जो कि मामला इतना आसान नहीं है सुलझना, नंबर 1, क्योंकि दोनों जो देश हैं वो अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हुए हैं। और जेलेंस्की साहब को यूएस और कहना चाहिए यूरोप अगर ठीक तरह से डील करते और रशिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने उसमें इंक्लूड करते कि उनके क्या जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको देखा। आप नेटो अगर एक्सपैंड करते रहेंगे तो रशिया चुपचाप नहीं बैठेगा। वो एक बहुत बड़ी पावर आज भी है और वो ये युद्ध को बहुत दिनों तक चला सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये युद्ध अब ये ऐसी स्थिति में आ गया है जहां पे यूरोप और यूएस जो है वो उनको अपना पर्सनल, अभी आपने कहा कि वो अपना इंटरेस्ट बिजनेस देख रहे हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल कैसे डील उससे करी जाए। लेकिन बायलैटरली रशिया और यूक्रेन को बैठ के ये मुद्दा, इस युद्ध का सोल्यूशन उन्हीं दोनों से निकलेगा। ये कोई तीसरा जो भी बात हुई है तो उन्होंने तो आज अगर आप देखें तो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है यूक्रेन में। आप देखें कितने लोगों की मतलब जाने गई हैं, कितने लोग बेघर हुए हैं, और इसका फायदा किसको मिल रहा है? अल्टीमेटली जो बड़ी बड़ी आर्म्स लॉबीज हैं, जो बड़े बड़े आर्म्स सप्लाई करने वाले हैं, जो बिजनेसमैन है, उसके रिकंस्ट्रक्शन में कितनों को फायदा होगा। तो ये चीजें मतलब बायलैटरली बैठ के ही सुलझेंगी। अब आपने इसके पहले ये भी कहा था कि अभी रशिया मतलब पुतिन जो हैं उनकी मीटिंग हमारे पीएम मोदी के साथ जो होगी तो ये मुद्दा आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना जो है वो इन्हीं दोनों के हाथ में है। पर अगर यूएस और वेस्ट उनको आर्म्स देते रहेंगे और कोई मतलब पीस डील तभी होती है जब दो युद्ध करने वाले लोग आपस में कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइजेस क्या होंगे वो अभी किसी को पता नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबल ही नहीं है, अगर आप दूसरे का जो कहना चाहिए इंटरेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से अगर दो लोग बैठ के ठीक से बात करेंगे तो ही इसका सोल्यूशन है। डायलॉग इज द ओनली आंसर टू द सोल्यूशन ऑफ दिस वॉर। बिल्कुल, देखिए, और नेटो से रूस को दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो नेटो है ये एक सैन्य संगठन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये संगठन बना, और इस संगठन को बनाया इसीलिए गया कि अगर इसके जो 32 सदस्य देश हैं उन पर कोई कहीं से कुछ अटैक करता है, यानी कि उनको लगता है कि आत्मरक्षा पर खतरा है, तो ये सभी देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। यानी कि 32 के 32 देश एक साथ एक मंच पर और एक दूसरे के सहयोग के लिए होंगे। अब रूस को लग रहा है कि भाई अगर नेटो मेरे बगल में आकर बैठ गया, जो कि सैन्य संगठन ही है जिसका मकसद ही है कि किसी बात पर अगर कहीं कोई झड़प होती है तो सब एक साथ आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज नाम लिया पुतिन ने, पीके श्रीवास्तव सर, कि भाई नेटो जो है इसके लिए जिम्मेदार है। यह सैन्य संगठन अगर चाहे तो यह खत्म हो जाए। विद्यानाथ, ऑन अ सीरियस नोट, नेटो ही जिम्मेदार है। मतलब नेटो जिम्मेदार से हट करके नेटो ही जिम्मेदार है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उस वक्त जो एक बात मिखाइल गोर्बाचोव ने कही थी कि नेटो विल नॉट एक्सपैंड ईस्टवर्ड, मतलब ईस्टवर्ड्स नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। उसके बाद लगातार नेटो का एक्सपेंशन होता रहा, और ये बात 2008 में पुतिन ने खुद कही थी कि यूक्रेन को इससे फ्री रखना पड़ेगा, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये बात उस वक्त तक चलती रही,
और वही नहीं कि पुतिन कहते रहे, जॉन मर्सहाइमर हैं, थिंकर, फिलोसोफर एंड इस चीज स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है उनको देखने वाले, वो अमेरिकन हैं, वो भी बार बार कहते रहे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करना ये वेस्ट की बहुत बड़ी गलती होगी। और ये इसको एक तरीके से पैरेलल इसका एग्जांपल है क्यूबन क्राइसिस को लेकर के, जो हिस्ट्री में इतनी फेमस है। जब यूएसएसआर ने उस वक्त वहां पर अपने न्यूक्लियर सेस लगाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने कहा था कि आई विल न्यूक यूएसएसआर, कैनेडी थे। तो बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है जो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने शायद ये आकलन किया कि अब रूस जो है वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो इस तरह की हरकत या इस तरह की जिसे कहते हैं ना कि इस तरह का चैलेंज नहीं पोज करेगा। और इसके चक्कर में ही ये वॉर शुरू हुई है। और ये कहना नेवारो के द्वारा कि ये मोदीज वॉर है, तो मैं इसमें दो चीजें देखता हूं। एक तो देखता हूं कि वो ये मानते हैं कि मोदी इतने शक्तिशाली हैं कि पुतिन को बोलेंगे जो ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन मोदी की बात मान जाएंगे। ये अपने आप में एक अलग तरीके का आकलन है। इसका मतलब जहां तक अमेरिका है वो मोदी की पर्टिकुलरली इन पर्सन एंड भारत का एज ए कंट्री, ये आकलन है उसका। और दूसरी बात, ये हमारी वॉर कैसे हो गई, हम इसमें कहां से शामिल हुए। तो ये जो कहना है वो एक तरीके से इसे डिफ्लेक्शन कहते हैं, वो डाइवर्जन डिफ्लेक्शन, ये अपने रणनीति का एक हिस्सा होता है कि बात कुछ चल रही है, आप कोई और बात करना शुरू कर दीजिए। तो वो उसका पार्ट हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन, डिफ्लेक्शन एंड डाइवर्जन। बट ये बात सच नहीं है। हाँ, मोदी ने जहां तक सवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में ही पुतिन से कहा था, हमें 2-2.5 साल पहले ही कहा था, इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, क्योंकि लोग प्रॉस्परस हों, लोग आगे बढ़े, उसके लिए लड़ाई नहीं सार्थक होती है। इसके बावजूद आप उन पर पिन डाउन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहाना है, और वो बहाना इसलिए कि जब ब्रेंट की प्राइसेस बढ़ रही थी तो अमेरिका ने ही कहा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि आप वहां से तेल खरीदें जिससे कि प्राइसेस में इतना इम्पैक्ट नहीं आए। और उस वक्त ये जो तेल हमारे पास आता था, ये तो यूरोप में भी जाता था। अभी भी ट्रेड रिलेशनशिप अगर आप देखें यूएस के और रशिया के, वो अभी भी है, दे आर स्टिल गोइंग ऑन। गैस अभी भी जा रही है यूरोप को, और इसका हर बार चर्चा हो चुकी है। तो ये जो एक डिफ्लेक्शन, डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक चल रही है, किसके लिए आप जिम्मेदार हैं लेकिन किसी और को जिम्मेदार बता दें। और अभी जैसे हमारी को पैनलिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि आप जो हैं इसका दोहन वर्ड आपने इस्तेमाल किया था, इस वार से किसको फायदा हो रहा है। हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी जो वेपन इंडस्ट्री है या जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो आपका ऑयल इंडस्ट्री है, उसकी प्रॉफिट्स को नोट करिए, उनके मोर देन डबल हो गया है। तो सारी चीजें जो हो रही हैं, वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है। जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना हो तो आपको जानना जरूरी होता है कि इससे फायदा किसको हो रहा है। फायदा तो वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है, हम भारत को कोई फायदा इससे हो नहीं रहा है। और आपने एक जो हम तेल जब लेते थे, हमें तेल कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी, हमारा इन्फ्लेशन, हमारा सब कुछ कंटेन एंड कंट्रोल करना है। हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, उनको भी हमें खाना खिलाना है, उनको भी हमें स्वस्थ रखना है, हमें अपनी जीविका चलानी है। तो आप कह रहे नहीं, आप मत अपना करो, आप भूखे मर जाओ लेकिन हम चलते रहेंगे। तो ये कैसे आपको मान्य होगा। तो विरोधाभास यहाँ पर है। हाँ, लेकिन जहां तक पुतिन और मोदी का सवाल है, अगर आप स्ट्रेटेजिकली राजनीतिक हिसाब से पूछते हैं तो ये एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, धमकी देके दोस्त नहीं बनाते हैं, आप दोस्त के हित का ध्यान रखते हैं। तो इसे आपको पता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का सबसे बड़ा इस वक्त कोई बाजार है तो वो हिंदुस्तान है। और आपको यह भी पता है कि चीन के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। आपको यह भी पता है कि आप एक तरफ हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, और दूसरी तरफ चीन से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी रूस से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप कह रहे हैं किसी अपने मित्र देश को कि मेरे कहने पर तुम फलाना देश से ये सामान ना खरीदो, तेल मत खरीदो, तो वो क्यों मानेगा। पूछेगा ना कि भाई ये बताओ ना कि तुम क्या खरीद रहे हो, तुम क्यों खरीद रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो कि भाई रूस की वजह से युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो भारत की वजह से युद्ध चल रहा है क्योंकि भारत उसे तेल खरीद रहा है। तो तुम जो खरीद रहे हो और तुम जो सप्लाई कर रहे हो
एक तरफ रूस से ट्रेड कर रहे हो और यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हो। तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं चलेंगी, ये बहुत क्लियर कट है। एससीओ सदस्यों ने पहलगाम हमले की निंदा की है, यानी कि जो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो नैरेटिव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने रखा, उस पर जो एससीओ के सदस्य देश हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं निंदनीय घटना है। तो अब आप सोचिए कि अगर जिस क्षेत्र में ये ऑर्गेनाइजेशन है और जहां इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, वहां पर आतंकवाद को लेकर पीएम एक नैरेटिव वहां पर रखते हैं, इस मुद्दे को प्रखरता से रखते हैं और बाकी सदस्य देश इसको लेकर सहमति जताते हैं, निंदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पीके श्रीवास्तव जी आपका, और डॉक्टर मीना सिंह राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अब से कुछ देर के बाद आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है, बायलैटरल टॉक होगा ये, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में